ओके आर के सेशंस के अंदर हम लूप्स की तरफ जाएंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में अभी तक आर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए इफ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स फंक्शन, फिर उसके बाद हमने स्विच स्टेट केसेस देखे और डिफरेंसेस भी जाना इफ एल्स में। तो फर्दर जितनी चीज़ें हैं वो मैं ब्लॉग पे दे दूंगा आपको, यहाँ से वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी और अभी आपको ऐसे भी प्रोवाइड की गई हैं वो सारी चीज़ें। तो अब हम आते हैं अपने पीपीटी फाइल पर और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लूप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, और साथ ही साथ हम लूप्स को जब डिस्कस कर लेंगे तो साथ ही साथ हम नेक्स्ट और ब्रेक स्टेटमेंट को भी देखेंगे जो कि जंप स्टेटमेंट कहलाता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा जिसमें 3 टाइप्स के लूप्स हैं उसे देखेंगे, उसके बाद इन दोनों नेक्स्ट और ब्रेक स्टेटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ लूप? So in R, a loop is a programming structure that repeats a sequence of instructions until a specific condition is met. Programmer use loops to cycle through values and some of the numbers, repeat function and many other things. तो normally जो रिपीटेशंस हैं किसी भी कोड की या स्टेटमेंट्स की जब हम बार बार करवाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में हमें वो बार बार लिखने की ज़रूरत होती है। तो लूप हमें ये एक फेनोमेना पैराडाइम प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप उसी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ आइट्रेशन डिफाइन करते हुए लिख दें तो उतनी दफ़ा वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये चीज़ लूप कहलाती है। इसके ज़रिए से हम किसी चीज़ की साइकिल्स को काउंट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक सीरीज़ ऑफ द वैल्यूज़ के नंबर्स का सम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, उनकी रिपीटेशन जान सकते हैं, मैथ्स से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ को इंडिविजुअल नंबर्स पर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो सेम डिफरेंट नंबर्स पर सेम मैथमेटिकली फंक्शन परफॉर्म किए जा रहा होगा। तो हम लूप में करने के बाद उन चीज़ों को बार बार परफॉर्म कर पाएंगे। सिंपल डेफिनेशन पे रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट को बार बार जो एग्जीक्यूशन पे ज़रूरत है उसे परफॉर्म करने के लिए आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब आर के अंदर 3 टाइप्स ऑफ द लूप है। सबसे पहला लूप है हमारे पास फॉर, उसके बाद है वाइल और उसके बाद है रिपीट लूप। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉर लूप क्या है। तो फॉर लूप के अगर आप स्ट्रक्चर को बगौर देखो तो सबसे पहले आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, यानी आप अपने वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे नंबर ऑफ आइट्रेशन को जिसको आप लूप में इस्तेमाल करना चाहते हो, और उसके बाद आप सिक्वेंसेस बताओगे, ठीक है, कि ट्रू सिक्वेंसेस पे क्या होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अभी हमने डेफिनेशन पे भी देखा था कि जब स्पेसिफिक कंडीशन हमारी मीट कर जाएगी उस बेस पर हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा उस वक्त तक। तो जो भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ आपने बताई हुई है जब जब वो ट्रू हो रहा है वो बार बार उस चीज़ों को डिस्प्ले कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद दोबारा से कहाँ पर चले जा रहा है, स्टैटिक पे। यानी अगर अब मैंने कहा कि लूप की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को डिस्प्ले करवाए तो ये कंडीशन उसको बार बार सीक्वेंसेस में ट्रू मिल रही है ना। 1 से वो 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। जब जब तमाम कंडीशन ट्रू होती जा रही है वैल्यू डिस्प्ले होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीक्वेंस में कंडीशन 10 आई तो उसको पता चला कि भाई 9 तक की वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी, 10 नहीं करवानी थी, या 11 आई, 11 को नहीं कराना था, तो कंडीशन अब क्या हो गई, फॉल्स। तो फॉल्स होते ही हमारा लूप इस कंडीशन पर आकर यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन है फॉर लूप की जो स्पेसिफिक कंडीशन के बिहाफ पर चलेगी। तो अब हम देखते हैं आर पे हम फॉर लूप सिंपलेस्ट वे पे कैसे बना सकते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन इस फ्लो को किस तरह से फुलफिल करती है। तो मैं आर स्टूडियो पे आता हूँ, पूरे कोड को यहाँ से हम ब्लैंक करते हैं। उसके बाद आप कंसोल पर आके क्लिक करके कंट्रोल के साथ एल प्रेस करके इसे ब्लैंक करोगे और वेरिएबल या ग्लोबल इन्वायरमेंट को फ्लैश आप इस ब्रश के साइन से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और एक सीक्वेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। तो वेक्टर क्रिएट करने के लिए मैं चाहूँ तो सी मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और सीक्वेंस मेथड का भी। तो सीक्वेंस के लिए मैंने कहा 1:10। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेरिएबल के अंदर एक वेक्टर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ को स्टोर कर चुका है वेरिएबल ए में। अब मैं इसे फॉर लूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो फॉर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जब आप फॉर लूप लिखोगे और टैब प्रेस करोगे एंटर के बाद तो आपके पास इस तरह से लूप आ जाएगा। तो लिखा हुआ है फॉर वेरिएबल इन वेक्टर। तो वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसमें मैं इंडिविजुअल वैल्यू को स्टोर करवाना चाहता हूं तो मैंने उससे एक्सचेंज कर दिया वेरिएबल आई से। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। और वेक्टर वो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज जो डिफरेंट वैल्यूज को सेव किया हुआ उसने। तो इस वक्त हमारे पास क्या मौजूद है, ए। उसके बाद इसकी बॉडी है। बॉडी के अंदर मैं आने के बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ आई को। तो इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये तमाम वैल्यूज इसमें आती जाएंगी और डिस्प्ले होती जाती जाएंगी जब तक वैल्यू 10 कंप्लीट ना हो जाए। लिहाजा मैं इस पूरे कोड को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि हमारी तमाम वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 तक की तमाम इसे इसने डिस्प्ले करवा दी है। सेम लॉजिक में आप चाहें तो इस सीक्वेंस के बजाय आप कोई वेक्टर यूज़ कर लें, क्योंकि ये भी वेक्टर ही है, लेकिन आप
फंक्शन के बिहाफ पर अगर चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी मर्जी से डिफरेंट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जो सीरीज़ के रिस्पेक्ट से नहीं है, डिफरेंट नंबर्स हैं, वो लिखा मैंने। उसके बाद इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया तो जितने नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर डिस्प्ले हो गए, क्योंकि वो एक वेक्टर में, तो वो सारे नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह से पीपीटी फाइल पे देखा था कि अगर मैं तमाम वैल्यूज़ का सम मालूम करना चाहता हूँ तो भी मैं लूप्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे? मैंने एक वेरिएबल बनाया सम इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कहता हूँ कि सम की जो भी वैल्यू है उसमें हर आइट्रेशन पर आई को ऐड करते जाओ, यानी 0 + 1, फिर 1 + 2, फिर 3 + 4, फिर 7 + 5 एंड सो ऑन। तो तमाम वैल्यूज़ एक एक कर इसमें क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अब सम वो वेरिएबल है जिसमें तमाम वैल्यू का सम स्टोर हो चुका है। मैं आउटसाइड ऑफ द लूप आता हूँ, क्योंकि अगर मैं लूप में डिस्प्ले कराऊंगा तो वो बार बार डिस्प्ले होता रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर आकर सम को कॉल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैंने अपने इसके पूरे होल कोड को एग्जीक्यूट किया, एंड हियर इट इज, यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज इन दिस वेक्टर इज 132। ठीक है, यू कैन एक्सचेंज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो सिंपलेस्ट तरीके से लूप किस तरह से बनता है, उसमें हम वैल्यूज के सम को कैसे कर सकते हैं और आइट्रेट किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब हम देखते हैं कि इस लूप को नेस्टेड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नेस्टेड से मुराद ये है कि एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप का आ जाना। तो इसके लिए मैं सेम लूप को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद हम इसे सीक्वेंस में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें काम समझ में आए। सम को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, और सिंपल आई को प्रिंट करवा देते हैं। अब सिंपल आई को प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आकर हम एक और लूप बनाते हैं। तो मैंने कहा फॉर वेरिएबल j यूजिंग a। ठीक है, और ये इस वक्त इसकी बॉडी है। तो ये हमारा पेरेंट फॉर लूप है, उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। उसके बाद ये चाइल्ड लूप है जो कि वेरिएबल j के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और ये इस्तेमाल किसे कर रहा है, a को ही इस्तेमाल कर रहा है, और इसके अंदर मैंने j को प्रिंट करवा दिया। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इस i की जगह j लिख दिया। लेट मी रिमाइंड यू कि जब आप नेस्टेड बॉडी या नेस्टेड लूप बनाते हो तो इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। देखें, जब आप नेस्टेड बनाते हो तो पेरेंट 1 टाइम चलता है, चाइल्ड की कंप्लीट एग्जीक्यूशन होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू यहाँ पर 1 प्रिंट होगी, और उसके बाद इसके जरिए 1 से 10 तक डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 2 डिस्प्ले होगी, 1 से 10 तक डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 3 1 to 10, 4 1 to 10 एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगी। लेट्स सी, तो मैंने अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेलेक्ट दीज ऑफ लाइन एंड देन एग्जीक्यूट द कोड, एंड हियर इट इज। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट। मैं सबसे पहले टॉप पर आता हूँ, देखो पेरेंट लूप, कंप्लीट चाइल्ड, पेरेंट लूप, कंप्लीट चाइल्ड एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर लूप का इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वेक्टर और सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यू को वो हैंडल करता है, सम करने के इस्तेमाल करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या वट एवर आप किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो इस प्रिंट आई की जगह इन्वर्टेड कॉमा में वो स्टेटमेंट लिख दो, वो उतने ही टाइम डिस्प्ले हो जाएगा जितनी दफ़ा आपके वेक्टर की वैल्यूज़ होगी। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें हमने देख ली फॉर लूप को इस्तेमाल करने की। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास लूप है वो है हमारे पास वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप को अगर आप बगौर देखो तो वाइल लूप हमें ये बताता है कि फॉर लूप के अंदर नंबर ऑफ आइट्रेशन हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। यानी जितनी दफ़ा हमें आइट्रेशन रन करनी है वो फिक्स है। यानी ऊपर वेक्टर में आपने बता दिया है ना भाई कि वेक्टर की वैल्यू 10 है तो वो 10 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगी। लेकिन नॉर्मली वाइल लूप में नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं होती, और साथ ही साथ वो लूप एग्जीक्यूट ही उसी वक्त होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो ये लूप हमारा पहली डिफरेंस तो फॉर के साथ ये है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं है, और सेकंड ये है कि ये पूरा लूप आपके कंडीशन पर बेस करता है। आइदर द कंडीशन इज ट्रू देन द कोड विल बी एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूशन बिल्कुल सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू हुई, कंडीशन ट्रू है तो वो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद I2 की तरफ जाएगा, यानी सेकंड कंडीशन पे जाएगा। सेकंड कंडीशन से मुराद ये है कि जो वेरिएबल तुमने इस्तेमाल किया हुआ है उसको तुम इंक्रीज भी करोगे दोबारा से। अगर ये जब तक सारी कंडीशन चल रही हैं लूप आपका चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई आपकी कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी सिक्वेंसेस यहाँ पर था, यहाँ पर कंडीशन पे ही आप डिसाइड करेगा आपका प्रोग्राम कि वो फर्दर रन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है,
अब हम आर स्टूडियो पे वापस आते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि मैं वाइल लूप को कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और नेस्टेड बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हमने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू समथिंग वैल्यू लाइक दिस। फिर मैंने लिखा वाइल, कंडीशन पे लिखा मैंने a इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और उसके साथ ही बॉडी बना दी। तो कोशिश करें कर्ली ब्रेसेस के स्टार्ट को यहाँ रखें। तो लूप में ये बताया जा रहा है कि भाई a की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 10 है। जी हाँ बिल्कुल, a की वैल्यू 1 है तो वो लेस देन हुई। अब मैं यहाँ पर आकर प्रिंट करवाता हूँ a, यानी a की वैल्यू 1। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मैं सिर्फ यहीं पर अपने प्रोग्राम को छोड़ दूं और एग्जीक्यूट करूं तो ये एक इनफाइनाइट लूप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि a की वैल्यू तो कभी इंक्रीज या डिक्रीज हो ही नहीं रही है। तो बार बार कंडीशन ट्रू रहेगी, वो चीज़ प्रिंट होती रहेगी। लिहाजा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो लूप का थर्ड पार्ट होता है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो मैंने कहा a इक्वल टू a प्लस 1, तो वो हर दफ़ा क्या करेगा, a की वैल्यू को डिस्प्ले भी करेगा और एक में एक का इजाफा भी कर देगा। तो ये बार बार वैल्यू चलती रहेगी 1 2 3 4, जैसे ही 10 के बाद 11 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा रीडर स्टेज यहाँ पर आ जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लिहाजा मैंने इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया एंड यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट फ्रॉम 1 to 10 इज नाउ प्रिंट हेयर। ठीक है, अगर आप इस 1 को हटाएं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इस लाइन को सॉरी, जो कि 23 में, और उसके बाद मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है और यहाँ पर स्टॉप का साइन भी है जो कि मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा इसे। तो मैंने क्लिक करके इसे इंटरप्ट किया क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा था। कंट्रोल L प्रेस करके ब्लैंक करती है। क्लिक करके कंट्रोल्स ऐड करते हैं ताकि कोड को हम वापस ले आएँ। तो ये सिस्टमेटिकली तरीका था वाइल लूप का लिखने का और उसके बाद उसको इनफाइनाइट फॉर्म पर कन्वर्ट करने का। अब बात आती है कि वाइल लूप को आप जिस पर्पस पे भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, सम करने के लिए, वैल्यू प्रिंट करने के लिए, नेम्स को प्रिंट करने के लिए। अब आप नेस्टेड इसे कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल सेम। आप वाइल लूप के अंदर आओगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लो। तो मैंने एक b के लिए बना लिया 1, उसके बाद मैंने लिखा वाइल, कंडीशन बना रहा हूँ b लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद इसकी बॉडी बनाई। सेम स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ से कॉपी की, कोड की, यहाँ पेस्ट किया और जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पर मैं b कर दूंगा। That's it. जिस तरह से फॉर लूप को नेस्टेड करते वक्त पेरेंट की एक वैल्यू चाइल्ड की कंप्लीट वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रही थी, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही होगा क्योंकि सेम लॉजिक हमने इस्तेमाल किया है। मैंने पूरे कोड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया एंड हियर इट इज। यू कैन ऑब्जर्व दैट कि पेरेंट की 1 वैल्यू चाइल्ड की कंप्लीट वैल्यू है, सो ऑन सारी वैल्यूज चल रही है। बाकी अगर आप कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं तो वो नेस्टेड को हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आकर कह दिया b इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू 10 उसको उसी वक्त मिलेगी जब तक हमारी पहली कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो पहली कंडीशन पेरेंट के चाइल्ड के नहीं हो रही है तो वो आगे एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखोगे कि सिर्फ 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट हुई। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट लूप इस वक्त एग्जीक्यूट हो पाया, चाइल्ड तो ट्रू ही नहीं हुआ, तो वो अपने इंटरनल पार्ट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, तो वो डिस्प्ले भी नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा लूप आता है जिसको हम रिपीट वाइल कहते हैं। और रिपीट वाइल के हवाले से मैंने राइट हैंड साइड पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पहले उसे पढ़ते हैं। ए रिपीट लूप जस्ट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड इनडेफिनिटली। इन दिस लूप नो कंडीशन चेकिंग इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू एंड द लूप। यानी एक इनफाइनाइट टाइम तक ये लूप चलता रहेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप कोई कंडीशन या ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल ना करें। टू स्टॉप रिपीटिंग द लूप यू मस्ट पुट अ कंडीशन एक्सप्लिसिटली इनसाइड इट विद ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करना होगा। फेलिंग टू डू सो विल क्रिएट एन इनफाइनाइट और एंडलेस लूप। यानी अगर आपने ब्रेक इस्तेमाल नहीं किया तो वो एक इनफाइनाइट लूप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा जो कि कभी स्टॉप होता हुआ हमें नहीं दिखेगा। अगर आप इसकी इंटरनल वर्किंग को देखो बाय यूजिंग दिस स्नैप, तो आपने वैल्यू इनिशियलाइज की, इनिशियलाइज करने के बाद आप अपने स्टेटमेंट्स लिख रहे हो भाई सिर्फ, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक कंडीशन मौजूद है। ये जो कंडीशन है एक्चुअली ये लूप का पार्ट नहीं है, ये उस कंडीशन का पार्ट है जो आप फोर्सली लगाओगे बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट, स्विच केस या फर्दर कोई भी। उसके जरिए से आप ब्रेक करोगे अपने लूप को। ठीक है, और ब्रेक क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसके जरिए से आप अपने लूप की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करते हो। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं कि मैं इसे किस तरह से बना सकता हूँ। मैं आर स्टूडियो पे आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा रिपीट। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन की, क्लोज की, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा
और प्रिंट के अंदर लिखा मैंने हाय फहद हुसैन CS। उसके बाद मैंने इस लाइन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। 2 दफ़ा पेस्ट कर लिया या 1 दफ़ा पेस्ट कर लिया, आपकी मर्ज़ी है। मैंने अभी 2 दफ़ा किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब आप नीचे देखिएगा ज़रा, आप बगौर देख रहे हैं कि ये कोड चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। रिपीट का मतलब ही क्या है, वैल्यू को रिपीट करते रहो जो बॉडी के अंदर मौजूद है। वो मल्टी टाइम लिखा हुआ है, मल्टी टाइम चलते जा रहा है, यानी हर आइट्रेशन पे वो 2 दफ़ा हाय फहद हुसैन CS प्रिंट कर रहा है। अगर मैं 1 दफ़ा लिखूंगा तो एक आइट्रेशन पे 1 ही होगा, लेकिन वो आइट्रेशन कब क्लोज होगी वी डोंट नो हियर। लिहाजा अब फोर्सली इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है। और अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ ब्रेक, और उसके बाद मैंने इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट किया। अब आप देख रहे हो 2 टाइम ये चला, उसके बाद हमारा लूप ब्रेक हो गया। लेकिन इसको मीनिंगफुल फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस इस्तेमाल करनी होती है कि कोई भी वैल्यूज़ कितनी दफ़ा रिपीट होगी। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लाइन है ना वो 10 टाइम प्रिंट हो, लेकिन मैं लिखूँ 1 दफ़ा। यही मकसद है ना लूप का कि मैं लिखूँ 1 दफ़ा लेकिन 10 टाइम प्रिंट हो। लिहाजा इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्टॉप के नाम से, और स्टॉप की इनिशियल वैल्यू कर दी मैंने 1। उसके बाद मैं लूप के यानी बॉडी के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ कि स्टॉप इक्वल टू स्टॉप प्लस 1। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से वाइल लूप था, मुझे वैसी तो कंडीशन देनी होगी रिपीट के अंदर आके, ताकि ये मीनिंगफुल मैनर पे चल सके। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ आकर कहा कि अगर स्टॉप की वैल्यू, ठीक है ना, 5 के बराबर हो जाए, ठीक है, आप 4 चाहते हैं 4 कर दें, तो तुम क्या करो भाई, इस लूप को ब्रेक कर दो। तो मैंने इफ़ की बॉडी के अंदर लिख दिया ब्रेक और टर्मिनेट कर दिया। अब मैं इस लास्ट वाले ब्रेक को हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपका रिपीट लूप जब चलेगा तो सबसे पहले तो वो स्टॉप की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा और ये वाली लाइन डिस्प्ले कर देगा, फिर इसको इग्नोर करेगा, फिर आगे चलता रहेगा। जैसे ही 5 वैल्यू होगी, इस ब्रेक को रीड करते हुए पूरा रिपीट लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, एंड इट इज यू कैन ऑब्जर्व दैट 4 टाइम यहाँ पर एक लाइन के जरिए से वो वैल्यू प्रिंट हुई, और उसके बाद हमारा ब्रेक वर्क किया, और उसके बाद वो चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स ऑफ दी लूप्स यहाँ पर देखे, और वो किस तरह से आर के अंदर काम कर रहे होते हैं बाय सिस्टमेटिकली थ्योरेटिकल बैकग्राउंड फ्लो चार्ट के जरिए से, और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। अब लास्ट में हमारे पास 2 कीवर्ड्स थे, जिनमें से हमने एक कीवर्ड नेक्स्ट को तो ब्रेक को तो हमने देख ही लिया कि ब्रेक की उसकी वर्किंग क्या है, कि टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो स्पेसिफिक कंडीशन को इग्नोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं इन दोनों को एक सिंपल लूप के जरिए से भी दिखाता हूँ, ताकि आपको बात समझना हो, आपके लिए दोनों आसान हो जाए। तो हमने फर्स्टली जो फॉर लूप किया है ना, उस फॉर लूप को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, और मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ डी, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और अब हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा SEQ 1:10। तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू उस वक्त वेरिएबल डी में मौजूद है। इसको भी मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, सम नहीं करना है, लेकिन मुझे डिस्प्ले ज़रूर करना है। तो भाई इस वक्त फॉर लूप के अंदर वेरिएबल आई डी से एक एक वैल्यू को स्टोर करती है और डिस्प्ले करवाती जा रही है। मैंने कहा कि अगर आई की वैल्यू 6 हो जाए, ठीक है ना, आई की वैल्यू क्या हो जाए 6, तो कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, तो तुम इस लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो पहले तो अभी हमने रिपीट लूप के अंदर ये इस्तेमाल किया। मैं किसी भी लूप के अंदर ब्रेक एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को, जंप स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। But the definition is break is normally used to terminate the loop forcefully by using any if statement there. तो मैं forcefully if statement के जरिए से बता रहा हूँ कि आप i की वैल्यू को ज़रूर डिस्प्ले करें, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू 6 हो ना, आप लूप को टर्मिनेट कर दो। कैसे? इस तरह से मैंने इस लाइन को यानी इस कोड को एग्जीक्यूट किया by just selecting these, और उसके बाद जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आप यहाँ देखो कि जब आई की वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3, 4, 5, 6, लेकिन जैसे ही 6 वैल्यू हुई, इसने ऊपर टॉप पर 6 को डिस्प्ले ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद ही आपका लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। देखिए मैं इफ़ स्टेटमेंट को हटाता हूँ और उसके बाद लूप एग्जीक्यूट करता हूँ। ये 1 से 10 तक चलना चाहिए, एंड इट्स नाउ रनिंग। तो इस तरह से हमने ये समझा कि ब्रेक के ज़रिए से आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर अपने लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो कीवर्ड है हमारे पास जंप स्टेटमेंट में, वो है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज नॉर्मली यूज टू
स्किप दैट स्पेसिफिक कंडीशन, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करना चाहते हो, इग्नोर करवाना चाहते हो, तो आप वहां पर नेक्स्ट लिखोगे। यानी जब लूप की एग्जीक्यूशन हो रही है तो 1 2 3 4 5 6 तक प्रिंट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहां तक। अब प्रिंट करवाने के लिए 6 की वाली वैल्यू को मैं स्किप करना चाह रहा हूं, तो 6 उसी वक्त स्किप होगा जब वो नीचे की तरफ होगा ना भाई। तो मैं थोड़ी देर के लिए ना इस लाइन को यहां ले आता हूं ताकि स्किप होता वो हमें दिखे, क्योंकि अभी अप्रोच टॉप से बॉटम की तरफ चल रही है। तो मैंने इस स्पेसिफिक पूरे कंडीशन वाइज लूप को एग्जीक्यूट किया, और अब आप आउटपुट पे प्रॉपर्ली देख सकते हो 1 2 3 4 5, लेकिन 5 के बाद 6 नहीं है, 7 8 9 10 आ गया। तो इस तरह से नेक्स्ट के जरिए से आप किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करवाकर अपने कंट्रोल स्टेटमेंट को या कंट्रोल स्ट्रक्चर को हैंडल करेंगे इन आर प्रोग्रामिंग। तो इस सेशन के अंदर हमने तफसीलन जाना कि लूप्स क्या हैं, ठीक है, लूप्स में फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है और रिपीट लूप क्या है। फिर उसके बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया कि नेक्स्ट और ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या हैं और किस तरह से लूप को कंटिन्यू या स्पेसिफिक वैल्यू को स्किप या फिर टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।